नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी इस क्लास में हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड के लिए 45 मॉडल पेपर वाली श्रृंखला है, वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और इसका पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अपना पहला प्रश्न है वो है कि भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो पहले तो ये जान लें कि ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी होती है। तो जो गाड़ियां वगैरह निर्माण करती है वो ऑटोमोबाइल आती है। तो वो कौन सी आती है? ऑटोमोबाइल आती है। इनमें से अब आपको ऑप्शन बताना है। नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, मर्सिडीज के हैं, BMW के हैं, ऑडी इंडिया के हैं, जगुआर के हैं, या फिर अनुत्तरित पर्सन। क्या आंसर रहेगा? तो यहाँ का आंसर जो है ऑडी इंडिया, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑडी गाड़ी आती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? 30 मार्च को हम प्रतिवर्ष मनाते ही हैं, इसमें चेंज कर दिया गया है। और चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो चेंज करके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का यहाँ पर सही रहेगा। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया ना अपना, वो भी देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन है कि CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 29 मई को आयोजित कहाँ हुई? तो ये देहरादून में आयोजित हुई है ना। इसका मुख्य जो उद्देश्य है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, बौद्धिक संपदा के महत्व को समझना और नवाचारों की सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देना। ये यहाँ पर अपना क्या रह जाएगा? आंसर रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4। तो राजस्थान दिवस याद हो गया क्या? राजस्थान दिवस अपने को याद है, कब मनाएंगे? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। अब प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिए गए ऑप्शन में बताना है आप लोगों को। बस्सी जयपुर है, आप लोगों का बस्सी चित्तौड़गढ़ है, आप लोगों का या पाली है, या फिर अनुत्तरित पर्सन, या फिर रामसर अजमेर है। आप लोग बताएं, देखें क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर जो है कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट बस्सी जयपुर याद रखना है। कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट बस्सी जयपुर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का कि फरवरी 2025, एक सेकंड, फरवरी 2025 में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? फरवरी 2025 में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन स्थल है वो पूछा है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? जयपुर था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, जयपुर। मैं यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा ताकि मैं प्रश्न और जो उत्तर है वो आप लोगों के लिए 2 हिस्से 3 बार बोलूं तो हो सकता है कि आपको कुछ हद तक वो ज्यादा याद हो, इसलिए थोड़ा इसमें ये चल रहा है बस। बाकी ऑप्शन आपके सामने चारों लिखे हुए हैं। प्रदेश का पहला बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यातक केंद्र कौन सा है? यह तो वही है जिसे हम वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वस्त्र निर्यातक नगरी भी कहते हैं। तो ये निर्यातक केंद्र का नाम तो वैसे ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर C आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का राजस्थान सरकार ने किन 3 जिलों में
महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम आप में से कोई देगा उसके लिए भी और फोर्थ ग्रेड के लिए भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 3 महिला पुलिस बटालियन जो है वो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो वो जिले कौन कौन से होंगे? सीकर, अलवर और बाड़मेर। सीकर, अलवर और बाड़मेर। सीकर, अलवर और बाड़मेर। सीकर, अलवर, बाड़मेर में महिला पुलिस बटालियन क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु से संबंधित जानकारी पतली अब देखो करंट अफेयर से कंप्लीट हो गए हैं, अब आ गए अपने करंट कंप्यूटर के प्रश्न। किसी वस्तु से संबंधित जानकारी पतली एवं मोटी काली रेखाओं से बनी आकृतियों में संग्रहित की जाती है। इन रेखाओं को कहते हैं, पतली मोटी काली रेखाओं से बनी होती है और आकृतियां बनी होती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बारकोड कहते हैं भाई। इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का बारकोड हो जाएगा भाई। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे दे रखे हैं, उसे अपने कोई नहीं है, ऑप्शन आंसर बारकोड होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? बारकोड रहेगा। पतली काली मोटी रेखाएं जो होती है वो बारकोड होती है, किसी वस्तु की पहचान के लिए जो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? तो माउस कहां में लेते हैं? कीपैड, इन पेन स्टाइल और जॉयस्टिक। इन पेन स्टाइल का मतलब है यदि हमें चाहिए तो हम उसके ऊपर कुछ लिख सकें, और है यदि टच स्क्रीन है तो लिख सकें, तो ये काम में हो सकता है। लेकिन जॉयस्टिक का उपयोग तो हम लोग खेलने के लिए करते हैं ना। किसके लिए करते हैं? खेलने के लिए करते हैं। तो ये जॉयस्टिक का उपयोग गेम में किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर लिखा हुआ सकता है एमएस एक्सेल का सूत्र के साथ शुरू होता है? का सूत्र हमेशा बराबर के निशान से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 2 या बी है वो एकदम आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आप लोगों का आउटलुक एक्सप्रेस है एक। आउटलुक एक्सप्रेस है एक। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो ये ध्यान रखना आपका ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस है एक, तो ये क्या है आप लोगों का? ईमेल क्लाइंट है। क्या है आप लोगों का? ईमेल क्लाइंट है, ये ध्यान रखना आप लोगों का। पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा जी। देखें, आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी, हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर जो है आप लोगों का करेक्ट रहेगा। हैंडआउट मास्टर जो है वो करेक्ट आप लोगों का रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का हैंडआउट मास्टर वाला सही हो जाएगा। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से और अधिक सुधार करने का प्रयास कर रहा है। जल्दी ये सुधार आपको नजर आएंगे। अभी जो चल रहा है उसी में अपन आगे बात करते हैं। अब कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं अपने पूरे, और प्रश्न शुरू होते हैं अपने जीके के। जीके वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो ये होती है भाई सूर्य मंदिर झालावाड़ से। सूर्य मंदिर झालावाड़ से। आपको पता है तो कमेंट करो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सूर्य और विष्णु के मंदिर की जो सम्मिलित भाव की प्रतिमा है वो मिलती है सूर्य मंदिर झादरा पाटन। पहले झालावाड़ बोल दिया शायद मैंने, झादरा पाटन है और झालावाड़ में ही है, ये बात है। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार? अब जयपुर में कौन सा राजवंश ने शासन किया ऐसा पूछ लेता तो भी आंसर वही रहता। और जयपुर में स्थित गेटोर की छतरियां जहां पर अंतिम समाधि होती थी वो कछवा राजवंश की है। मतलब जयपुर में जितने भी राजाओं ने शासन किया उनकी
अंतिम संस्कार जो है वो कहाँ किया गया था? गेटौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चौंदड़ी का कार्य प्रकार का है। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली कोटा की कोटा डोरियां साड़ियां प्रसिद्ध है, ये हमें पता है। लेकिन कोटा और बारां जिले में चौंदड़ी बनाई जाती है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। हाथ की कढ़ाई के लिए कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चौंदड़ी है, वो आप लोगों का कार्य प्रसिद्ध है या प्रकार आपका वहां का जाना जाता है। अब यहाँ पर देखो पूछा है जयपुर घराने का नृत्य कौन सा है? ओडिसी तो ओडिशा का होगा ना। जयपुर घराने का नृत्य पूछा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है, जयपुर घराने का नृत्य जो है वो कथक है। जयपुर घराने का नृत्य जो है वो कौन सा है? आप लोगों का कथक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि इनमें से कौन सा एक धन वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा एक धन वाद्य यंत्र है? तो धन का मतलब है जो धातु से बना है और पीट कर बजाते हैं, टंकोरा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? टंकोरा हो जाएगा। सर कुंडी पढ़कर तो याद आ रहा है कि कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। अरे वो नहीं रहे, ये कोई और ही है। देखो नेक्स्ट, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो यह पहना जाता है श्रावणी तीज पर, और श्रावणी तीज को छोटी तीज के नाम से जानते हैं। और यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। बड़ी तीज भाद्र पक्ष, भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं। मेरे को तो ये बताओ फिर श्रावण की तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। क्या है? नहीं है भाई, गलत है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ये बिल्कुल एकदम 100% शुद्ध है, सत्य है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये भी नहीं है। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के जनता द्वारा होती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये बात यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता है या बढ़ावा नहीं देता है। यह एक समाजवादी देश है। नहीं, भारत ऐसा भी नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष है तो समाजवादी है, फिर ये ऐसा भी नहीं है। तो यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका कारण यह है कि भारत में जो निवास कर रहा है नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, यह उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये 1955 का कब आया था भाई? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है, ये 1955 का कोई मतलब ही नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व वाले ये जितने भी है 1773 से लेकर 1935 तक जो एक्ट आए थे ना, वो उनकी अहम भूमिका थी। ये 55 वाला कोई कहीं पढ़ा ही नहीं है। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, वो है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारत का जो उच्चायुक्त है उसका सृजन पूछा है, तो ये भारत सरकार अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है उसके तहत हुआ है। याद रखना क्वेश्चन, पॉलिटी को आप कम महत्व दोगे तो ये जो जब निकाल रहे हो ना तब पढ़ लो। भारतीय उच्चायुक्त का पद है ना वो किस अधिनियम से बना है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 से बना है। भारत शासन अधिनियम 1919 से बना है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन से हुआ और 1976 में हुआ। ये याद रखना। सॉरी, गलत लगा दिया मैंने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एक बार ही हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन। ये आप लोगों का यहाँ पर एक बार करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राज्यपाल, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो उसका प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो ये अपने सीधा सीधा याद होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। वैसे कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिए है। अब जो भी आपका ऑप्शन है वो अपन टिक लगा ले। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कनाडा। आगे वाला जो टेस्ट होगा ना उसमें ये समस्या नहीं आएगी कि प्रश्न ऊपर है और आंसर नीचे है। ये पहली बार है ना, इसलिए आप लोगों की थोड़ी समस्या हो रही है। आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा, प्रयास रहेगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये अनुच्छेद 167 वाला सही रहेगा। अनुच्छेद 167 मुख्य विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्य कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं है और उसे के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसे फिर रिक्त स्थान है यहाँ पर, के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए। ऐसा न करने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाता। कितने दिनों में उसे, कितने दिनों या महीने में उसे विधानमंडल के लिए चुना जाना चाहिए? तो 6 महीने में उसे चुना जाना चाहिए, अन्यथा वह फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 6 महीने याद रखना। कोई व्यक्ति यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है और वो चुना जाता है मुख्यमंत्री, तो 6 महीने के अंदर वोट में जो है जीत हासिल करनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आप लोगों की अप्रैल 1949 में। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना पूछी है हमें अप्रैल 1949। शासन सचिवालय अप्रैल 1949 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है। देखो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय दे दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय देते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और इनको याद कैसे करना है मैंने याद करवाया आपको। दिशा 2020 वाली बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है चल रहा है, उसमें से ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर और आधी से ज्यादा हिंदी हो चुकी है। हिस्ट्री की कक्षाएं आपकी चालू है, तो ये आप लोग वो जाकर जरूर देख ले। वहां से आपको सब कुछ याद करवा दिया गया है, पढ़ाया नहीं गया, याद करवा दिया गया है। इसलिए आप बने रहे YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। अब अगले प्रश्न है ना वो आ गए हैं आप लोगों के साइंस के। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से जो कौन सा अंग है वह प्रभावित होता है, ऐसा पूछा है हमें। तो कौन सा डिप्थीरिया से
गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। डिप्थीरिया से गला, डिप्थीरिया से गला जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मृग तृष्णा बनने का कारण पूछा है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट रहेगा आप लोगों के। नेक्स्ट है आप लोगों के ऑप्शन 2 ही माने इसमें, फिर आंसर दें। लोहे के संचरण जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से जो विधि अपनाई जाती है वो है गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का क्रोम प्लेटिंग और भर्जन। तो इनमें से जो आंसर होगा वो आंसर देखो, जस्ता के लिए किया जाता है गैल्वेनीकरण, किसके लिए किया जाता है? जस्ता के लिए। और जो लोहे के लिए किया जाता है वो किया जाता है भर्जन। लोहे के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है भर्जन। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहां पर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है वह है पारा, वह है मरकरी, पारा। धातु जो सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है पारा है। आपको पूछ ले कि कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहता है वो है पारा। क्या है? पारा। पारा को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है? इनमें से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है? बताओ। देखें, प्लास्टिक की बोतल है, जैव निम्नीकरण पूछा है। प्लास्टिक की बोतल हो सकती है? नहीं हो सकती। टूटे हुए शीशे नहीं। सब्जी और फलों के छिलके, एल्यूमिनियम के डिब्बे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में जेनरेटिव एआई के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि किस महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है। तो वो है आप लोगों का क्या होगा? इनमें नारी शक्ति एआई होगा, महिला एआई सशक्तिकरण होगा, एआई किरण होगा, या फिर महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म किरण होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का महिला केंद्रित एआई प्लेटफॉर्म किरण। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर पूछा है। उत्तर से दक्षिण 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है। इनमें अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर का है। अंतर पूछे तो कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का है। ये आप लोगों को याद होगा। वैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पर, वो है राजस्थान के जिले जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है उन्हें व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है। तो सबसे उत्तर में यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का धौलपुर जिला। कौन सा जिला होगा? सबसे पहले यहाँ पर जो जिला होगा वो जिला होगा धौलपुर। धौलपुर के बाद में आपका जिला होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर धौलपुर 1 नंबर पे आएगा, फिर जैसलमेर, फिर आप लोगों का अजमेर आएगा, फिर आएगा पाली। मतलब 4, 1 और फिर उसके बाद में आएगा आप लोगों का जैसलमेर के बाद में अजमेर 3 और 2। ये यहाँ पर जो ये कोट बनाया ना ये गलत है भाई। जो मैंने बताया है वो सही है, याद रखें आप लोगों को। और ये इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को दिशा वाली बुक में भी सॉल्यूशन करवाया है, वहां जाकर आप देख लें कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए।
कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। पता है सर, 1055 मीटर ऊंचा है, सीकर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। बिल्कुल ये बात भी सही है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। और कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 39 नंबर का, वो है किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। नरसिंहपुर पहाड़ पूछा है और हिंगलाज का मगरा पूछा है। ये कहां पर स्थित है? तो ये आप लोगों के लूनी बेसिन में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? तो लूनी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा आप लोगों ने देखा कौन सी बेसिन में है? लूनी बेसिन में है। लूनी बेसिन आप लोगों को पता है कहां कहां है? तो ये आप लोगों का बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों में जो है लूनी बेसिन है। आपको पता है अजमेर में भी आता है कुछ भाग, नागौर और पाली में भी इसका भाग देखने को मिलता है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की है। मैंने याद करवाया आपको, जलवायु परिवर्तन नीति पूछे तो 2023 है, निदेशालय पूछे तो 2019 है, और पर ये अपना जलवायु परिवर्तन विभाग पूछे तो फिर 1983 है। फिर क्या है? 1983 है। इन तीनों में से एक प्रश्न आने की, आपदा एवं प्रबंधन में से एक प्रश्न यहां से आने की संभावना मेरे को लगती है। और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करवाया है। और इस वीडियो को आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं उसके लिए। राजस्थान के किस जिले में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा सर काली मृदा को कहते हैं। और ये हाड़ौती के पठार में कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मिलती है ना। और इनमें जो है बीकानेर, चूरू का कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बीकानेर और चूरू वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कोटा बूंदी में भी मिलती है, कोटा बारां में भी मिलती है, बांसवाड़ा और झालावाड़ में भी मिलती है। झालावाड़ में मिलती है, बांसवाड़ा में भी लाल लोमी मृदा के साथ में काली मिट्टी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथमती, मेसवा, माजम ये सहायक नदियां हैं। हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। हथमती, मेसवा और माजम ये बहुत बार पूछी गई है वर्तमान में परीक्षाओं में। हथमती, मेसवा, माजम साबरमती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वस्त्रों की रंगाई छपाई इकाइयां जो है। हमें पता है जो बांडी नदी है वो बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है और बांडी नदी लूनी की सहायक नदी है। और वो उससे इसमें जल आता है प्रदूषित और उससे यह प्रदूषित होती है। उसका कारण है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप किस झील में है? तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी झील में है, जिसे अपन लोग डेबर झील के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान के सलूम्बर जिले में स्थित है, जिसके पूर्व में लसाड़िया पठार स्थित है। वो आप लोगों की जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो राजस्थान की वह झील जिसे श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, वही झील है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील है जिसे श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है, जिसमें 7 टापू है, जिसे डेबर झील के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का बागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी कहलाता है। होटल आइसलैंड जो है वो संचालित है। ये आप लोगों को सारी चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर
निर्मित किया गया है? मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो आपको बताना है कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है मेजा बांध, कोठारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है राजस्थान में नेहरू द्वारा सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान है? नेहरू द्वारा सिंचाई करने में प्रथम स्थान कौन से जिले का है? तो श्री गंगानगर जिले का है। तालाबों से भीलवाड़ा का है। कुओं और नलकूपों द्वारा जयपुर का है। ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर नेहरू द्वारा। दूसरा स्थान पूछ ले तो हनुमानगढ़ बताना है। दूसरा स्थान नेहरू द्वारा कौन से जिले का है? तो हनुमानगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार पहली वन नीति लेकर आती है, फरवरी 2010। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक श्रेणी नहीं है? राजस्थान में वनों की दृष्टि से कौन सी श्रेणी प्रशासनिक श्रेणी नहीं है? सुरक्षित है ना? वर्गीकृत नहीं है, ये वर्गीकृत नहीं है, ये गलत होगा। आपका आरक्षित भी होती है, अवर्गीकृत भी होती है, लेकिन वर्गीकृत नहीं होती है। तो यहां पर आप लोगों का सी ऑप्शन वर्गीकृत वन जो है गलत है और एप्लीकेशन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो मैंने आप लोगों को अच्छे से याद करवाया था कि 5.6% जनसंख्या है वो रहती है। भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.4% क्षेत्रफल है वो राजस्थान के पास है। मैंने जनसंख्या मतलब एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं करवाया है, सारे कंप्लीट याद करवा दिए। आप एक बार जनसंख्या वाला वीडियो अलग से बनाया हुआ है दिशा 2020 वाली बुक का, वो जाकर देखें तो सही, एक बार आपको पता चलेगा याद कैसे होता है। क्या जनसंख्या इतनी हार्ड है? अरे हार्ड नहीं है, आप एक बार वीडियो देखो जाके। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? तो जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, मैंने आप लोगों को यह भी याद करवा रखा है कि 1971 से 81 में रही। मैंने आप लोगों को यह भी याद करवा रखा है कि 32 पॉइंट कितनी रही थी? 97 रही थी, 32.97 रही थी। और 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की 32.50 रही, यह भी याद करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो ये देखो आ गया बाड़मेर, आंसर आ गया बाड़मेर। कितनी रही? 32.50 रही। सर्वाधिक कौन से दशक की रही? 71 से 81 की रही। न्यूनतम कौन से जिले की रही? गंगानगर की रही। कितनी रही? 10% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहां पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है? झालावाड़ से। ये मैंने अलग से जिला याद करवाया था, उसमें मैंने बताया था NH 27 है, 7 जिलों से गुजरती है। 7 जिले याद करवाए और झालावाड़ जिला अलग से याद करवाया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं कौन कौन से हैं आप लोगों के? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। 4 तो ये जिले हैं और इन दोनों के बीच में एक जिला और आ गया फलोदी। कुल मिलाकर 5 जिले हैं। और आप लोग यदि उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखो तो गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? तो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो दिया जा सकता है वो किसको दिया जा सकता है? कमलानंद घोष को। किसको दे सकते हैं?
अमलानंद घोष को। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी 1585 में। ये पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीट होने वाला है, रिपीटेड पर्सन है असंख्य बार। और इसमें यह भी पूछ लेते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रखी थी? तो ये मृत्यु पर्यंत तक रही थी ना, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला शासक गंगा सिंह था। कौन था? गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यहां पर पूछा है बातचीत की थी, तो वो था आप लोगों का चार्ल्स मेटकोफ। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट रहेगा, चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ यहां पर आपका उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है, घोषणा होती है वो राजस्थान से बाहर होती है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट रहेगा। नेक्स्ट है, वह राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर रहेगा 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ था, जिसका प्रथम चरण है ना 18 मार्च 1948 ईस्वी में बना था। उसका नाम पूछा है ना, तो नाम हो जाएगा मत्स्य संघ। क्या नाम हो जाएगा? मत्स्य संघ। आप तो बता दो किसकी सिफारिश पर नाम मत्स्य संघ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। बृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी जो वर्तमान है वही जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आप लोगों की सागरमल गोफा ने। सागरमल गोफा ने। और इनको जो है जेल में यातनाओं से इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था। तो 65 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्म स्थान पूछा है। तो तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल है। खरनाल नागौर में पड़ता है। खरनाल नागौर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट रहेगा। खड़नाल है, ये ख है नहीं है, खड़नाल है। आप समझते हैं तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी का जन्म स्थल है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया और सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, पर्सन संख्या भी सेम ही है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो नृत्यों का सिरमौर जिस नृत्य को कहते हैं वही राजस्थान का आधिकारिक नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। खाई होती है पूछे ना तो आपको याद रखना है ख आएगा लास्ट में, पारिख है। पारिख कौन सा दुर्ग होता है? जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वह पारिख होता है। क्या होता है? पारिख होता है। ऑप्शन
बी करेक्ट रहेगा। नेवरी आभूषण पूछा है, नेवरी आभूषण पूछा है। नेवरी आभूषण है वो हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में, कहाँ पहना जाता है? तो नेवरी आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है? वो पहना जाता है आपका पैरों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। तो देखो, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, कहीं पर भी अशुद्ध नहीं लग रहा, शुद्ध है। यह कुआं कैसे सूख गया? कैसे सूख गया? क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ठीक बात है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी ठीक है। यदि इसका पता नहीं चल रहा है तो अगला पढ़े पहले। मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चलना चाहिए केवल और मात्र दो, इन शब्दों का मतलब एकार्थक, एक ही अर्थ देने वाले दो शब्दों का एक जगह प्रयोग हुआ है या एक वाक्य में प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर रहेगा, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही है? इनमें से ये बताना है कि शब्द युग्म सही है। तो रित और अनृत जो है वो सही है। हास और परिहास ये एक समान अर्थ वाले ही शब्द है। बाकी ये उत्फुल्ल और प्रफुल्ल, अवसाद और विषाद के समानार्थक शब्द है। रित और अनृत जो है ये आप लोगों के सही विलोम शब्द युग्म है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। आच्छादित और परिच्छिन्न दे रखा है ना, आच्छादित का अनाच्छादित होता, आच्छादित का अनाच्छादित होता, अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख। ऑप्शन नंबर सी जो है आच्छादित का परिच्छिन्न नहीं अनाच्छादित होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? अब सर हमें पता नहीं विष्णु के कौन कौन से हैं, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि हर हर महादेव। तो ये महादेव का पर्यायवाची है हर, न कि विष्णु का। अब देख लो विष्णु के कौन कौन से हैं, दामोदर, जनार्दन, चक्रपाणी जो है विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मतलब होता है इसका क्या होता है? खुशामद करना। अंगूठा चूमना का अर्थ होता है खुशामद करना, चापलूसी करना, इस प्रकार से होता है अंगूठा चूमना, खुशामद करना। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था काल है। सॉरी, मैं पुनः सही पढ़ रहा हूं। वह खा रहा था, इस वाक्य में कहा रहा था, इसमें कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है? खा रहा, तो ये तो कंटिन्यूस के काल में आता है, तो अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया। और एरिया अंग्रेजी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो एरिया के लिए हमें पता है क्या यूज होता है? क्षेत्र। एरिया के लिए क्या प्रयुक्त होता है? क्षेत्र प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द पूछा इसमें। ऐसित, सूत, कालो, उपयुक्त में से एक से अधिक और अनुत्तरित प्रश्न। क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा, असित। ऐसित जो है आप लोगों का तत्सम शब्द है। बाकी सूत और कालो जो है कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करना। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, ये तो सबको बच्चे को पता है, दुराग्रह होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है। नेक्स्ट है, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, ये तो चंचल मन वाला होता है। चंचल मन वाला, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, चंचल मन वाला होता है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किस विकल्प के सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है? किस विकल्प के सभी उदाहरण है? वो
विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, आप लोगों को बताना है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मनय धन नयन हो जाएगा और सिरय धन धार्य हो जाएगा, है ना। और पयोद जो आपको दे रखा है इसमें भी पय धन द आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है ना, तो इसमें जो पयोद है इसमें विसर्ग संधि होगी पय धन द। मुझे पता है आप लोगों ने स्वर और विसर्ग, स्वर और व्यंजन को अच्छे से कर रखा है, इसीलिए विसर्ग को लेकर आया हूं। पय धन द, पय धन द से आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? पयोद हो जाएगी। और इनको कैसे हल करते हैं ये देखना है आप लोगों को। तो संधि वाला टॉपिक जो एक क्लास में आपको कंप्लीट करवाया हुआ है वहां जाकर देख ले, आपको भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से याद होता है। नेक्स्ट है, मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसके निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ घमंड हो जाता है? ये अभी उपसर्ग लगाए, अभिमान हो जाएगा तो घमंड यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। असत्य विकल्प की यहाँ पर पहचान करनी है। आमुख केवल आ उपसर्ग से सही है, आमुख में आ उपसर्ग है। ऐतल केवल लय प्रत्यय, ऐतल में ए उपसर्ग है न कि प्रत्यय, तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित है, बिल्कुल व्यवधान विधन अवधान और यण संधि का उदाहरण है। व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का योग है। व्यंजित मूल शब्द में उपसर्ग और विधन अंजित, बिल्कुल हो जाएगा भाई। यहाँ पर डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन आपका बी ऑप्शन आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐतल में ए उपसर्ग है न कि लय प्रत्यय। इनमें भाववाचक संज्ञा है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। बालक को देख सकते हैं, सुंदरता को देख सकते हैं, है ना। 55 और बचपन, तो बचपन है इसमें क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। और बालक है वो आपको पता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन है, वो है जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? बच्चा हाजिर जवाबी है, बच्चा हाजिर जवाबी है तो जवाबी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर अनिश्चित है और परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। वह बहुत खाता में बहुत अनिश्चित और परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेषक का प्रयोग किया गया है? इनमें से वह वाक्य बताना है जिसमें उत्तमा अवस्था गुणवाचक होना चाहिए, विशेषण विशेष्य होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। परमानंद सबसे कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया नहीं है? सहकर्मक क्रिया नहीं है, बताना है। किसान फसल काट रहा है, बिल्कुल है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बिल्कुल है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और मजदूर चाय पी रहे हैं, ये भी है। लेकिन पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं यह सहकर्मक क्रिया नहीं है, इसका प्रभाव कर्ता स्वयं पर पड़ता है। पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कर्म वाला जो है वो देख लें आप जाके, अपना जो चैनल है YB2020 PYQ, वहां पर आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक अलग से करवाया हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो सरोजनी में ये यहाँ पर सरोजिनी लिखा जाना चाहिए था, सरोजिनी होना चाहिए था। परीक्षित सही है। शुद्र, शुद्र जो है वो शुद्र ऐसे क्षुद्र लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए था। और तिथि, तिथि में
थी है वो उसमें भी ई की मात्रा छोटी आती, तो परीक्षित, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तो कैसा रहा आज का मॉडल पेपर, कमेंट अवश्य करें। YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर।